Welcome students. This video lecture is the part of Florence Public School Digital Learning Program, and today we continue our chapter hydrogen. And in our previous lecture we discussed about the hydrogen, its characteristics and friend similarities and dissimilarity with the group first elements and group 17 elements. So we talk about lot of about the hydrogen, and today we discuss about the types of hydrogen and preparation of hydrogens. So let me see, it is a part of second part of this chapter and types of hydrogen. So basically आप देख रहे हैं कैटलिस्ट यहाँ दिया हुआ है और डायटोमिक हाइड्रोजन जो है इस कैटालिटिक सरफेस पर अटैच है, एड्सॉर्ब जिसे बोलते हैं आप केमिस्ट्री के टर्म में। तो एड्सॉर्प्शन एड्सॉर्प्शन जो है यहाँ पर हो रहा है, S2 जो है एड्सॉर्ब हो रही है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। इस टाइप के हाइड्रोजन को आप क्या बोलते हैं? एड्सॉर्ब टाइप ऑफ हाइड्रोजन। ये कहाँ देखने को मिलेगी? तो ये आपको देखने को मिलेगी, आपने नाम सुना होगा हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। वहां पर वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट किया जाता है बाय यूजिंग कैटलिस्ट निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम। तो ये जो कैटलिस्ट की सरफेस है, निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम की जो सरफेस है, उस की आउटर सरफेस पर डाई एटॉमिक हाइड्रोजन विल अटैच। ओके, एंड such type of adsorb hydrogen is adsorption carried out, and such type of hydrogen is called adsorb hydrogen. तो ये पहला टाइप हुआ। दूसरा टाइप की मैं बात करूंगा यहाँ पर, जिसे आप बोलते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन का मतलब ये होता है सिंपल आपका ओनली हाइड्रोजन। इस टाइप का हाइड्रोजन जो है देखिए नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल एंड ऑलवेज एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म। लेकिन हाई टेम्परेचर, काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर पर जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच वाला जो बॉन्ड है उसका होमोलाइटिक क्लीवेज किया जा सकता है। होमोलाइटिक क्लीवेज का मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन each each hydrogen of hydrogen molecule possess one electron of them। यानी बॉन्ड इस तरीके से तोड़ा जाए कि जो शेयर्ड उनका जो है इलेक्ट्रॉन पेयर था, जो इलेक्ट्रॉन उन्होंने शेयर किए थे, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए और दो हाइड्रोजन एटम आपको ऑब्टेन हो रहा है। तो बेटा ये जो है एक्चुअली अर्थ पर पॉसिबल नहीं है, लैब के अंदर बनाया जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा जो है इसमें टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। और इस बॉन्ड को, यानी कि जो बॉन्ड एंथैल्पी है, जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसे ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो लिखा हुआ भी है यहाँ पर, प्लस 236 किलो जूल मोल इनवर्स। तो ये जो है आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। हालांकि एटॉमिक हाइड्रोजन इतनी ज्यादा रिएक्टिव होती है कि दोनों हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होकर H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेती है फट से। तो इस टाइप के हाइड्रोजन को एटॉमिक हाइड्रोजन बोलते हैं। अब तीसरा टाइप जो आता है, जिसे आप जनरली लार्ज ब्रैकेट के अंदर आप रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन ही नेसेंट होती है, ऑक्सीजन भी आपकी नेसेंट हो सकती है। अगर ऑक्सीजन अगर आपका लार्ज ब्रैकेट के अंदर है अकेला एटम, तो आप उसे भी नेसेंट ऑक्सीजन बोलेंगे। सिमिलरली क्लोरीन भी आपकी नेसेंट हो सकती है अगर क्लोरीन भी आप लार्ज ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज कर दें। तो बेसिकली दे आर थ्री काइंड्स ऑफ हाइड्रोजन दैट वी डिस्कस टुडे। One is adsorb hydrogen, second one is atomic hydrogen, and third one is a nascent hydrogen। अब दिक्कत ये आ जाती है कि nascent hydrogen का क्या इंपॉर्टेंस है। nascent hydrogen is too much reactive और ये काफी ज्यादा अनस्टेबल होती है, and these atoms of two nascent hydrogens are combined together and readily form the डायटोमिक हाइड्रोजन। तो ये ज्यादा देर तक ये एनवायरनमेंट या नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बनते से ही थोड़ी देर बाद जो है दो हाइड्रोजन एटम जो है नेसेंट के कंबाइन होके H2 मॉलिक्यूल बना लेते हैं। अच्छा, ये बनता कहाँ है, प्रिपेयर कहाँ होता है? तो नेसेंट हाइड्रोजन इज फॉर्म ड्यूरिंग ड्यूरिंग लेबोरेटरिकल प्रिपरेशन मेथड, जहां आप जिंक ग्रेन्यूल्स को H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं और वहां जो हाइड्रोजन आप लिखते हैं वो नेसेंट की फॉर्म में ही रिलीज होती है। इट इज वेरी हाईली रिएक्टिव टाइप ऑफ हाइड्रोजन दैट इज कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन। बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। और इसी प्रकार नेसेंट क्लोरीन भी हम डिस्कस करेंगे कभी आने वाले चैप्टर्स में, लाइक पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो नेसेंट क्लोरीन जो है आपका ब्लीचिंग का काम करता है। तो इसी प्रकार जो है नेसेंट चीज जहां भी आ जाती है, नेसेंट किसी की आग लग जाए दैट इज हाईली रिएक्टिव है, और उसको आप रिप्रेजेंट करने के लिए लार्ज ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट दी another type of hydrogen that are on the basis of rotation of nucleus और प्रोटॉन। कि भैया जो न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, मान लीजिए H2 मॉलिक्यूल से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये आपका एक H2 मॉलिक्यूल है, ये आपका दूसरा H2 मॉलिक्यूल है।
अब हाइड्रोजन जो है आपके डायटोमिक हाइड्रोजन, ऑर्थो एंड पैरा जो है डायटोमिक हाइड्रोजन के पार्ट है, उसको मैं करेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर। तो आपके जो ऑर्थो एंड पैरा जो पार्ट है वो डायटोमिक हाइड्रोजन के पार्ट है, ना कि हाइड्रोजन के। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। तो एक्चुअली ये इस तरीके से ये बिलोंग करता है कि इज अ पार्ट ऑफ नॉट अ हाइड्रोजन, डायटोमिक हाइड्रोजन। तो आपका ये एक H2 मॉलिक्यूल हो गया, ये अनदर H2 मॉलिक्यूल हो गया। फर्स्ट वी सी अबाउट द ऑर्थो हाइड्रोजन। तो एक्चुअली क्या है कि आप देख रहे हैं सेंट्रली न्यूक्लियस है यहाँ पर लोकलाइज, और बाहर एक इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है, ब्लैक कलर का, न शो हो रहा होगा आपको यहाँ पर। तो अगर आप देखें कि डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट और रोटेशन जो है आपका न्यूक्लियस का वो सेम है, दे आर अलाइन और दे आर रोटेट अलोंग अलोंग क्लॉकवाइज मैनर। तो क्लॉकवाइज मैनर में दोनों का रोटेशन अगर सेम डायरेक्शन में होता है, किसका, न्यूक्लियस का, और ऑब्वियसली न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन होता है, तो आप प्रोटॉन के नजरिए से भी देख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो न्यूक्लियस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। सो द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन of nucleus of both the hydrogen in H2 molecule is same. At that time, such diatomic hydrogen is called ortho type of hydrogen. And similarly, if the direction of rotation of nucleus of both the combining hydrogens is different, and one is in clockwise manner and another is in an anti-clockwise manner, at that time such diatomic hydrogen is called para type of hydrogen. अब ऑर्थो और पैरा में बेसिकली ज्यादा डिफरेंसेस तो होते नहीं है, बट फिर भी कुछ माइनर डिफरेंसेस हैं जो मैंने यहाँ एनालिस्ट किए हैं। यू कैन सी हियर ऑर्थो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन द पैरा फॉर्म। तो ऑर्थो फॉर्म आपकी ज्यादा स्टेबल होगी किससे, पैरा फॉर्म से, हमेशा ध्यान रखें। और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सी बार पूछा गया है, बहुत सारे बच्चों को तो ये पता नहीं होता है ऑर्थो पैरा में भी डिफरेंशिएशन होता है कि दो तरह की हाइड्रोजन होती है। तो बिल्कुल दो टाइप की हाइड्रोजन होती है, ऑर्थो इज मोर स्टेबल देन द पैरा वन। And second point that you have to remember is conductivity of ortho form is less than para form, यानी कि more conductive आपकी ortho form होगी। आगे बात करते हैं magnetic moment की। तो ortho, since the direction of motion of both the nucleus is in the same direction, either in a clockwise or anti-clockwise manner, so at that time क्या होता है, जब भी कोई direction same होती है तो magnetic moment एक vector quantity है, और जब भी direction same होती है तो vectors जो हैं add होते हैं आपस में, तो एट दैट टाइम मैग्नेटिक मोमेंट जो है आपका क्या होगा, जस्ट डबल होगा। सेकंड थिंग, मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें पैरा की, तो पैरा की केस में बोथ द मैग्नेटिक मोमेंट्स आर कैंसिल आउट बिकॉज ऑफ द अपोजिट साइड, एंड एज वी नो that if two vectors are in opposite and equal in direction, then they will cancel out with each other. So in that way manner both पैरा हाइड्रोजन जो है आपका यहाँ पर जीरो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोसेस करेगा, और मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्था जो है वो आपका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। नाउ वी टॉक अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कि कैसे आप हाइड्रोजन को बनाएंगे। तो यहाँ दो तरीके हैं अपने पास, लेबोरेटरिकल मेथड एंड इंडस्ट्रियल मेथड्स। लेबोरेटरिकल मेथड्स में क्या करते हैं आप, जब आप लैब में सिंथेसाइज करते हैं तो क्वांटिटी हाइड्रोजन की बहुत कम होती है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है हाइड्रोजन बनाने की, हाइड्रोजन ज्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, देन वी गो फॉर द इंडस्ट्रियल मेथड्स। और मैंने सारी मेथड जो है एक साथ इंक्लूड कर दिए हैं यहाँ पर। तो लेबोरेटरिकल मेथड्स में अलग ही समझाऊंगा, और भी बहुत ज्यादा आपके मेथड्स दिए हुए हैं, बट वी टॉक अबाउट ओनली द सिंगल टाइप ऑफ लेबोरेटरी मेथड। एक ही मेथड मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। बाकी इलेक्ट्रोलाइसिस में है यहाँ पर, जिसकी प्रोसेस और डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है। वाटर गैस बोस्ट प्रोसेस जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, और नेचुरल गैस और लेन प्रोसेस जो है 119 की जो है रिएक्शन है वो आपको लर्न करना है। तो देखिए लेबोरेटरिकल मेथड में क्या कर रहे हैं आप, you have to take the zinc granule in a beaker and you have to drop dilute H2SO4 here like that। तो एक्चुअली होगा क्या, इज अ क्लोज बीकर, एंड है ना, जितना भी आपका केमिकल है एनक्लोज किया हुआ है, एंड देयर इज ओपनिंग फ्रॉम व्हिच वी पोर द dilute H2SO4 here। So zinc granules readily react with the dilute H2SO4 and a gas is evolved and that pass through this ट्यूब। ओके, जेड शेप ट्यूब। ये जेड शेप ट्यूब जो है शो हो नहीं रहा है, बल्कि जेड शेप ही है। तो जेड शेप ट्यूब एंड दैट गैस इज, यहाँ आपने वाटर फिल किया हुआ है, और हाइड्रोजन बबल्स की फॉर्म में जो है इस तरीके से यहाँ से बाहर यहाँ जाके इकट्ठी हो जाती है। ओके, एंड इफ वी बर्न दिस हाइड्रोजन गैस देन इट विल प्रोड्यूस द पॉप साउंड लाइक दैट। तो ये जो है आपका लेबोरेटरिकल मेथड्स हैं, और जो रिएक्शंस यहाँ कैरिड आउट हो रही है
That reaction is zinc solid, that means zinc granules are react with the dilute H2SO4. dilute लिख लीजिएगा यहाँ पर H2SO4 के पास, या फिर aqueous. aqueous का मतलब dilute ही होता है, that means something dissolved in water, and will give the zinc sulfate as a salt and hydrogen as a gas. तो H2 गैस यहाँ जो बनती है obviously ये H2 की फॉर्म में नहीं बनती है, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया था आपको. It obtained in the form of nascent hydrogen and two nascent hydrogen atoms are combined together and form a H2 molecule. तो इस तरीके से जो है यहाँ पर गैस बन जाती है. कभी कभार आग भी लग जाती है इस हाइड्रोजन गैस में, इट स्टार्ट बर्निंग. तो बहुत सी बार ये भी देखा गया है अगर हाईली एक्सोथर्मिक है तो जिंक के बजाय आप सोडियम लेके ट्राई करिए. सोडियम रिएक्ट विद H2SO4 vigorously and there is a hydrogen gas which start burning. तो बहुत सारी गैसेस, बहुत सारी रिएक्शंस यहाँ देखने को मिल सकती है. और भी अदर जो है यहाँ मेथड्स हैं, but we talk about only a single theoretical method, that is reaction of the zinc H2SO4 with the zinc. Now we talk about the electrolysis of water. इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, एनालिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन. तो आप टर्म को ब्रेक करिए. तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में कैथोड और एनोड, आपके पास दो यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स हैं, इन दोनों को आपने कनेक्ट किया हुआ है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से. और कैथोड और एनोड इन दोनों को आपने अलग अलग चेंबर में फिल किया, डिप किया हुआ है, बीच में हल्का सा सेपरेटर लगा हुआ है और दोनों में वाटर फिल किया हुआ है. अब होगा क्या, जैसे आप रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, आप इसे apparatus को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, तो कैथोड पर आपको पता है क्या होता है, हमेशा रिडक्शन होता है और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है. दूसरी पॉइंट जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, H2O is undergo electrolysis and give two products, one is hydrogen, another is oxygen. देखिए H2 जब भी ब्रेक होगा दो चीजें बनाएगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. और इलेक्ट्रोलाइसिस का रूल है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, ऑक्सीजन इज ऑलवेज इवॉल्व फ्रॉम द एनोड व्हाइल द हाइड्रोजन इज इवॉल्व फ्रॉम द कैथोड ऑलवेज. तो ये चीज भी आपको हमेशा ध्यान रखनी है. तो अगर आपसे कोई पूछे ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर ऑक्सीजन इज इवॉल्व फ्रॉम व्हाट, तो आपको बोलना है एनोड. एंड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर हाइड्रोजन इज इवॉल्व फ्रॉम व्हाट, तो आपको बोलना है फ्रॉम द कैथोड, बिकॉज कैथोड ऑलवेज कैरिड आउट रिडक्शन एंड एनोड इज ऑलवेज कैरिड आउट ऑक्सीडेशन. तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए, बहुत सिंपल सी प्रोसेस है. रिएक्शंस भी है यहाँ पे एनोडिक और कैथोडिक, आप बुक में से देख के लिख सकते हैं. आगे बात करते हैं वाटर बोस्ट प्रोसेस. तो इन दैट केस वाटर बोस्ट प्रोसेस के अंदर आप क्या कर रहे हैं, ये तो नेचुरल गैस का हो गया, मैं कंप्लीट बता देता हूँ. यस, इन दिस प्रोसेस हॉट कोक इज हीटेड एट द हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट बाय पासिंग स्टीम. एक्चुअली करना क्या है आपको, हॉट कोक है आपके पास, कोक जो है बेसिकली इट इज एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन, और वो भी कौन सा, नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स. तो ये आपका कोक जो है यहाँ पर लिखा आपने कार्बन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जब आप इसमें से हॉट स्टीम आप पास करें, गैस लिखा है तो ऑब्वियसली वाटर जो है स्टीम फॉर्म में है. और व्हेनेवर वी पास दिस स्टीम थ्रू दिस हॉट कोक देन वी गॉट CO एंड H2. तो बेसिकली ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो ये रेडॉक्स टाइप का रिएक्शन मैं बता दूं आपको, क्योंकि कार्बन CO से CO बनना ऑक्सीडेशन है और H2O से H2 का बनना, यहाँ ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है तो ये रिडक्शन है. तो दोनों ये बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, इसीलिए ये आपका जो है रेडॉक्स रिएक्शन है. अभी रेडॉक्स चैप्टर पढ़ के आए हैं जस्ट थोड़े दिनों पहले, तो ये रिएक्शन रेडॉक्स का एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है. तो हॉट कोक से जब आप पास करते हैं स्टीम को, तो आपको गैसियस कॉम्बिनेशन मिलता है, दैट इज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड वाटर गैस. वाटर गैस इसलिए बोला है क्योंकि बेटा ये स्टीम से बना है. दैट गैस इज आल्सो नोन एज सिन गैस. सिन का मतलब होता है सिंथेसाइज या सिंथेसिस, यानी कि इस गैस से आप बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट केमिकल्स आप बना सकते हैं, जैसे कि फॉर्मिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड एंड लॉट ऑफ थिंग्स. तो लॉट ऑफ केमिकल्स जो है आप यहाँ से बना सकते हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सिन गैस या सिंथेसिस गैस. तो वाटर गैस ही आपकी सिन गैस होती है. और एक और गैस होती है इससे मिली जुली, जिसे आप बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस. हालांकि वो यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं अपन, फिर मैं बता दूं फॉर योर नॉलेज. प्रोड्यूसर गैस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस अलोंग विद हाइड्रोजन, यानी कि N2 plus H2 इज कॉल्ड प्रोड्यूसर गैस. तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिए. नेक्स्ट मेथड आ रहा है फ्रॉम नेचुरल गैस. तो नेचुरल गैस आप बोलते हैं मीथेन को, जिसे आप मार्च गैस के नाम से और ग्रीन हाउस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट गैस के नाम से भी आप इसे जानते हैं. तो मीथेन का जब आप वाटर के साथ यानी कि स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं, निकल एज ए कैटलिस्ट आप काम में ले रहे हैं, टेम्परेचर भी आपका काफी ज्यादा हाई है, दैट इज 1270 केल्विन इज देयर. तो आपको यहाँ पे भी जो है वापस जो है वाटर गैस या सिन गैस आपको देखने को मिलेगी. वो वन टाइप देखिए वन स्टेप रिएक्शन है, और आपको इनको जो है लर्न करना है, बहुत इजी है.
दूसरी चीज मैंने जो अभी बोली है आपसे, वाटर गैस सिंक गैस दोनों एक ही चीज है और दोनों का फॉर्मूला जो है इट इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। बात करते हैं लास्ट प्रिपरेटरी मेथड ऑफ हाइड्रोजन की, दैट इज लेन प्रोसेस। तो लेन प्रोसेस जो है आयरन के साथ आप जब स्टीम पास करते हैं, आयरन के ऊपर से जब आप स्टीम पास करते हैं तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आयरन थर्ड ऑक्साइड, और वो बनने के बाद यहाँ पर एक और चीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन भी हो रहा है। तो ये लेन प्रोसेस जो है इसे बोलते हैं, और लेन प्रोसेस से भी आप जो हाइड्रोजन को फॉर्म कर सकते हैं। Now we talk about the exercise that we have to solve after this lecture videos. So what is a syngas? Obviously the combination of the mixture of gases like carbon monoxide and hydrogen is called syngas. Second question भी काफी easy है, how do you differentiate between the ortho and para hydrogen? You can write the 3 points that we discussed before. And we go for the third question, what is nascent hydrogen and how it is formed? तो आप बोलेंगे लेबोरेटरिकल मेथड जो मैंने आपको समझाया था अभी, whenever a zinc granules are react with the dilute testosterone they will give the nascent hydrogen, तो वहां से आप वो वाली रिएक्शंस लिख सकते हैं। एंड nascent hydrogen is too much reactive, इतनी ज्यादा रिएक्टिव होती है कि फट से आपस में दो nascent हाइड्रोजन एटम्स जो है कंबाइन होते हैं और H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखते हैं राइट लेबोरेटरिकल मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। नाउ वी हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम, ये मैंने आपको बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले, तो ये आप वहां डिस्कस करेंगे। So this is all are about the today lecture and I hope you enjoy this today lecture. Solve the questions along with the answer and write in your notebooks along with the date, and have a nice day.